गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। मैं अतुल कुशवाहा। आज आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का यूनिट नंबर 4 टॉपिक नेशनलिज्म ओके पढ़ाएंगे आपको। चलिए आ जाइए सभी लोग क्लास में। गुड इवनिंग कोमल। गुड इवनिंग गुलनाज। गुड इवनिंग चोखाराम जी। गुड इवनिंग। आ जाइए सभी लोग जल्दी से। और पढ़ाई कैसी चल रही? बढ़िया चल रही है? आप लोग कैसे हैं? बढ़िया है? स्वस्थ हैं? बढ़िया पढ़ रहे हैं कि नहीं? चलिए आते जाइए जल्दी जल्दी से। दो मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास में चलेंगे। ओके, तब तक बताइए आपका किसी का कोई भी डाउट हो। है डाउट किसी का पिछली क्लास से रिलेटेड? कोमल, गुलनाज, चोखाराम जी, आप में से किसी का कोई डाउट है? गुड इवनिंग अनु। गुड इवनिंग निर्मला। आ जाइए जल्दी से। सभी लोग आएंगे क्लास में और बढ़िया से आज क्लास करेंगे। ओके ओके गुड चोखाराम जी। चलिए आइए जल्दी से। आज क्लास में सबसे अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यहीं से पढ़ना पड़ेगा। बस आपको बस किताब का नाम याद करना, बकाया सब मेरी गारंटी, मैं आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। ओके चलिए आ जाइए जल्दी से। गुड इवनिंग समृद्धि। पढ़ाई आप सबकी सब अच्छी चल रही है ना? तो इस बार जेआरएफ लाना है कैसे भी। योगी अनु, आपने टॉपिक नहीं देखा? क्या पढ़ना है आज? क्लास का अनाउंसमेंट नहीं देखा आपने? बताइए, आपको पता नहीं है क्या पढ़ेंगे आज? ऐसे थोड़ी ना कि कुछ भी पढ़ाने लगे क्लास में, है ना? पहले पहले से अनाउंसमेंट भी किया है योगी अनु कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। थोड़ा बहुत देख लिया करो क्लास में आने से पहले। अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखो, तभी कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा। एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा, ऑडियो वीडियो पीपीटी ऑल क्लियर? बताइए जल्दी से। एक बार थम्स अप दीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे, है ना? चलिए, पेपर 1 पेपर सेकंड की क्लास रेगुलर नोट्स आपको पहले ही हम दे रहे हैं, एक क्लास के एडवांस। जो आप कल जो क्लासें होंगी मैंने ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया है, तो आप लोग वो पढ़ के आए। नोट्स नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, एक बार बस देख लिया करें, याद मत कीजिए। देख लेंगे तो यहाँ समझ में अच्छे से आएगा। ओके ठीक है। पीवाईक्यू आप लोग लगाते रहिएगा, जैसा कि मैंने बताया था पबैठ के हम लोग लगाएंगे, कुछ समय दीजिए उसके लिए। मॉक टेस्ट आपके लिए आज रिलीज हुआ था, एक हुआ था, तो उसे लगाइएगा। और सबसे अच्छी बात तो आज ये है कि जो हम लोग पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराते हैं वो अब आप लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करके आप पढ़ लीजिएगा। अगर मोबाइल से आपको दिक्कत होती है, आंखों में रोशनी पड़ती है, लाइट की मोबाइल की रोशनी पड़ती है, तो प्रिंट करा लीजिएगा और उन्हें याद कर लीजिए। उन्हीं पे आप नोट्स बना लीजिएगा, तो वो सारे टॉपिक हो जाएंगे और एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। देखो, आज हम आप लोगों को सबसे अच्छी चीज बताते हैं, सबसे अच्छा तरीका बताते हैं पढ़ने का क्या होता है। देखो, जो आपके नोट्स हैं जो हमने अपलोड किए उनको आप प्रिंट कीजिए, ठीक है? प्रिंट कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा नॉलेज है
उसी में आप साइड में ऐड करते रहिए, या पीछे जो ब्लैंक पड़ेगा उसी में ऐड करते रहिए। तो जब भी आप रिवाइज करेंगे ना, तो आप ये नोट्स तो पढ़ेंगे ही, और जो आपने एक्स्ट्रा नॉलेज उसमें नोट की है कभी कभी, तो वो भी कर लेंगे, और जो उस पर क्वेश्चन कैसे बने वो भी नोट कर लेंगे। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कहेंगे आपने सर पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पढ़ाए हैं लेकिन तरीका उनका पूछने का अलग हो जाएगा। तो आप यहाँ नोट कर लेंगे और देख लेंगे कैसे बन सकता है क्वेश्चन। ये है तरीका, है ना। चलिए, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, एक बार थम्स अप दीजिए सभी लोग। जिस किसी को भी फिलर फॉर्म का कोई भी कोर्स परचेज करना हो, तो उसके लिए आप हमारा कूपन कोड अतुल10 यूज करके 10% ऑफ ले सकते हैं। ओके, आप आपके जो नए फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, उनको आप बताइए, बढ़िया अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। सबसे अफोर्डेबल है हम लोग, है ना। चलिए, आज एक सबसे अच्छे कोट के साथ शुरुआत करते हैं। कामयाबी सुबह की जैसी होती है। मतलब क्या होता है? मांगने पर नहीं मिलती है, जागने पर मिलती है। मतलब जब तक आप काम नहीं करेंगे ना, जब तक आप अपनी रातों से नहीं लड़ेंगे, तब तक कामयाबी नहीं मिलने वाली। ये नहीं कि आपने देख लिया सोने का 10 घंटे टाइम है, 6 से 7 है या 6 से 8 घंटे है, तो ये नहीं देखना। हमको ये टारगेट रखें कि आप हमको इस दिन में ये टॉपिक खत्म करना है। ये टॉपिक हम खत्म करेंगे तभी खाना खाएंगे, तभी सोएंगे, तभी कुछ करेंगे। ये होता है पढ़ने का तरीका, कि हमने आज में ये टॉपिक खत्म करना है, तो टॉपिक खत्म करेंगे तभी कुछ करेंगे। ओके। हाँ हाँ गुलनाज, उससे टाइम भी आपका सेव होगा, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता था। ओके, चलिए आगे बढ़े। सबसे पहले यहाँ याद रखेंगे इम्पोर्टेंट बुक। ठीक, देखो ये आती है इमेजिन कम्युनिटी, वेंडिक एंडरसन की है बुक। इसे याद रखेंगे। इन्होंने कल्पनीय या कल्पनीय वो समाज के बारे में बात की है। ठीक है, स्वप्नीय समाज। ठीक है, ये याद रखेंगे। बुक है इनकी नेशनलिज्म, 5 रोड ऑफ मॉडर्निटी। ये सारी बुक आप लोग याद रखेंगे। और कुछ इसमें जो एक्स्ट्रा बुक होंगी, वो हम आपको टेस्ट के समय लिखवाते आएंगे, तो उसे आप नोट कर लेंगे। ठीक, और कुछ चीजें आप लोग और नोट कर लीजिएगा। एक है एंथनी स्मिथ की बुक है, मुझे याद आ गया, द एथनिक ओरिजिन ऑफ नेशन। ये बुक याद रखेंगे। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा बुक मेरे नोट्स में लिखी थी, तो इसे भी याद रखेंगे, एंथनी स्मिथ की। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये सारी बुकें अब जो भी एक्स्ट्रा होंगी वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, नोट्स के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू, जैसा भी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। एक चीज यहाँ और समझे पहले। अच्छा, राष्ट्रवाद क्या है, कोई बताएगा? राष्ट्रवाद क्या है? और मैंने आपको बताया था राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, राष्ट्र राज्य क्या है, ये शब्द बताए थे हमने आपको। बताइए कोई भी। नेशन स्टेट, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म क्या है, कोई भी बताए। समृद्धि, गुलनाज, कोमल, सुमित्रा, बताइए। आज की क्लास हम लोग यहीं से पढ़ के जाएंगे, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। बताइए जल्दी। नहीं नहीं गुलनाज, सॉरी चोखाराम जी, राष्ट्र की प्रति विचारधारा ये नहीं। बताएंगे हम क्या होता है इसे। बताइए, जो भी गलत सही कुछ भी बताएं आप लोग, है ना। आज का सेशन हो सकता है थोड़ा लंबा खिंच जाए। बताइए। चोखाराम जी, राष्ट्र के प्रति विचारधारा ठीक है कहीं हद तक। और कोई? गुलनाज, कोमल, समृद्धि, सुमित्रा, बताइए। देखो, गलत भी चाहे सही भी, जो भी आ रहा है वो बताएं, ठीक है। इससे क्या होगा, गलत होगा तो सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, कुछ हद तक कह सकते हैं। चलिए, हम बताते हैं, ठीक है। देखो,
राष्ट्र होता है सांस्कृतिक विचारधारा, ठीक है, आपकी संस्कृति, जाति, ये सारी चीजें हैं। नो समृद्धि। राष्ट्र जो है वो सांस्कृतिक विचारधारा पे चलती है और राज्य जो है वो राजनीतिक विचारधारा। सिंपल सा है ये, ठीक है। अब कोई पूछ ले राष्ट्र और राज्य क्या है, राष्ट्र में संस्कृति और राज्य में राजनीतिक विचारधारा। ओके, अब हमें ये बताइए, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप बता देंगे भारत क्या है। भारत को हम स्टेट बोलेंगे या नेशन बोलेंगे या नेशन स्टेट बोलेंगे, बताइए। और एक चीज और बताई थी हमने आपको, वेस्टफेलिया ट्रीटी बताई थी, कब हुई थी, 1648 में। यहाँ से राज्य की उत्पत्ति के बारे में पता लगाया जाता है। आईआर में और अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, गुड कोमल, गुड गुलनाज, गुड समृद्धि। ओके, नो नो चोखाराम जी, भारत राज्य अकेला नहीं है, राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट है। ओके निर्मला, भारत एक राष्ट्र राज्य है, हाँ बिल्कुल गुड। यस, देखो भारत को आप याद रखेंगे नेशन स्टेट है, ठीक है। ओके, अब अगला आते हैं पॉइंट हम लोग। राष्ट्र इतनी याद रखने हैं, कभी कभी एसएसएल रीजन में पूछ लेते हैं। राष्ट्र बहुत हो सकते हैं परंतु नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य बहुत कम होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, राष्ट्र बहुत हो सकते हैं, वही अपनी अपनी संस्कृति पर बना लेंगे, बहुत हो जाएंगे, लेकिन जहां संस्कृति और राजनीतिक दोनों सामंजस्य से चले वो बहुत कम हो सकते हैं, ठीक है। भारत है उनमें से प्रमुख नेशन स्टेट है, जहां संस्कृति और राज्य पॉलिटिक्स दोनों चलती है राजनीति में, है ना। तो यहाँ ये चीज याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़े, अब यहाँ समझ लेते हैं। ये देखो ये क्या है, ये आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है, कैसे क्या हुआ, कहाँ कैसे हुआ, तो हम लोग यहाँ टाइप पढ़ेंगे। और यूरोप में किस कारण राष्ट्रवाद आया ये देखेंगे, या इंग्लैंड में कैसे आया, फ्रांस में कैसे आया, है ना। ये सारी चीजें देखेंगे। तब तक हम ये देख लेते हैं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है और कैसे कहाँ है। सिंपल सा है। समृद्धि क्या कंफ्यूज है आपको? देखो समृद्धि, मैं एक बात कहूंगा, क्लास में जब आप लोग बैठे एकदम दिमाग खोल के बैठा करें, ठीक है। आपको ये बात बुरी ना लगे मेरी, लेकिन दिमाग खोल के बैठा करें। कई चीजें ऐसी होती है, मैं क्लास में बैठा हूँ, कई चीजें याद आ जाती हैं तो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों के लिए जोड़ देता हूँ, ठीक है। नहीं आएगा तो जो बना के लाया हूँ वही पढ़ा दूंगा, उससे कुछ होने वाला नहीं। तो ये ध्यान रखा करें, क्लास में थोड़ा दिमाग खोल के बैठा करें। ओके, इस चीज को बुरा मत मानना कोई भी स्टूडेंट। चलिए बताइए क्या रिपीट होना है समृद्धि? कुछ होना है रिपीट कि नहीं होना है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद की अवधारणा राष्ट्र की संप्रभुता को प्राप्त करने और बनाए रखने के उद्देश्य से किसी विशेष राष्ट्र के हितों को बढ़ावा देती है। ओके, ये चीज याद रखेंगे। यह प्रत्येक राष्ट्र के लिए आत्मनिर्णय के विचार को कायम रखता है, ठीक है। यहाँ से ऐसा रीजन पूछ लेते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये एज इट इज याद कर लेंगे कि भाई राष्ट्र क्या है, अपने आत्मनिर्णय, अपना स्वयं का निर्णय लेगा। कोई राज्य होगा, राज्य कब होता है भाई, अपने निर्णय खुद ले, उसकी पॉपुलेशन, टेरिटरी होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं राष्ट्र के बारे में, राज्य के बारे में। तो यही ये चीज कह रहे हैं कि भाई अपने निर्णय लेने की क्षमता स्वयं होनी चाहिए। ओके, अब अगला आता है संप्रभुता को प्राप्त करने और बनाए रखने के उद्देश्य से किसी अपने राष्ट्र के हितों को बढ़ावा दे।
जो आपके राष्ट्र के हित हैं, आपकी संप्रभुता सॉवरेनिटी को बढ़ाने के लिए, आपके गोल को बढ़ाने के लिए, जो आपको गोल ऑब्जेक्टिव गेन करना है उन सब के लिए बढ़ाने के लिए जो भी आपके हित हैं उनको बढ़ावा दें, है ना। जब हम लोग रियलिज्म पढ़ेंगे तो वो क्या कहते हैं कि भाई अपने हित देखो, दूसरे के नहीं। अगला आता है, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए एक साझा एकल इतिहास में क्या है, संस्कृति, जातीय, भौगोलिक स्थिति, भाषा, राजनीति, धर्म, परंपरा, विश्वासों और मूल्यों को साझा सामाजिक विशेषताओं पर आधारित एकल राष्ट्रीय पहचान का निर्माण और रख रखाव। वही बात कही भाई, अपनी संस्कृति, आपकी संस्कृति क्या है, उन चीजों का, आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है, भाषा क्या है, इन चीजों का रख रखाव है ना राष्ट्रवाद। ठीक है। राष्ट्रवाद की धारणा में क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, ये सारी चीजें आती हैं। अब यहाँ आते हैं जर्मन कवि जो हाइडर थे, ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक थे, इन्हें याद रखिए। जर्मन के थे हीगल और ये लोग, है ना। हीगल ने क्या कहा था, राज्य ईश्वर का अवतरण है, या ईश्वर का अवतरण होगा राज्य पर, ये कहा था। फिक्टे को भी याद रखेंगे, ये भी इसके समर्थक हैं। इन्होंने जर्मन भाषा में राष्ट्र का अभिप्राय क्या है, वोल्केगिस्ट, ठीक है, इसे याद रखेंगे आप। जर्मन भाषा में क्या कहते हैं, वोल्केगिस्ट, ठीक है। लैटिन शब्द क्या है, नासी, ठीक। राजनीतिक राष्ट्रवाद के पिता कौन है, रूसो। ये सारी चीजें याद रखेंगे, फादर ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, तो कौन है, रूसो। अब आते हैं एंथनी डी स्मिथ, जिनकी हमने बुक देखी थी, बुक मैंने लिखाई थी, इम्पोर्टेंट है वो। तो यहाँ देखेंगे, नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी मूवमेंट फॉर द अटेंडमेंट और मेंटेन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, इसे क्या है, एक विचारधारा है, एक आंदोलन है स्वशासन के लिए, है ना, स्वशासन के लिए, राष्ट्रवाद के स्वशासन के लिए एक विचारधारा है। अब आते हैं, कोई पूछे राष्ट्रवाद क्या है, देखो चोखाराम जी आप कह रहे थे, आप राष्ट्र को विचारधारा बोल रहे थे, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, ठीक है, ना कि राष्ट्र विचारधारा है, ये याद रखेंगे चोखाराम जी आप। राष्ट्रवाद विचारधारा है, अपनी संस्कृति के लिए लड़ना, ये चीजें भाई, किस विचार से बिलोंग है, हम राष्ट्रवादी हैं, हम अपनी परंपरा और संस्कृति इन सब के लिए लड़ते हैं, ये हमारी विचारधारा है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ बताइए, आप सबको समझ में आया, एक बार थम्स अप दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, बताइए जल्दी से। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, समृद्धि, निर्मला, सुमित्रा, कोमल, ओके गुड, निर्मला, चोखाराम जी आपको, ओके गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और थिंकर को रखेंगे, अर्नेस्ट गेलनर। नेशनलिज्म इज अ पॉलिटिकल प्रिंसिपल, राजनीतिक सिद्धांत या नियम दैट होल्ड द नेशनल एंड पॉलिटिकल यूनिट शुड बी कांग्रेंट। मतलब क्या है, राष्ट्रवाद एक राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है, थ्योरी या प्रिंसिपल, जो मानता है कि राष्ट्रीय और राजनीतिक इकाइयों का समरूप होना चाहिए, राष्ट्रीय और राजनीतिक इकाइयों का समरूप होना चाहिए, ठीक है। इनको याद रख लेंगे, कुछ कॉमन वर्ड इसमें आप लोग अपने हिसाब से देखेंगे और याद कर लेंगे। भाई राष्ट्रवाद को किसने कहा राजनीतिक सिद्धांत, तो सीधा सीधा सा कॉमन बन गया, अर्नेस्ट गेलनर ने कहा, राष्ट्रीय और राजनीतिक इकाइयों का समरूप बोला, है ना। बेनेडिक्ट एंडरसन, इनका इन्होंने क्या बोला, कल्पित समुदाय की उन्होंने संज्ञा दी है, ठीक है, राष्ट्र को, इमेजिनरी कम्युनिटी। यहां से ऐसा क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे सब लोग, इमेजिनरी कम्युनिटी किसने दिया या किसने कहा, तो क्या लिखेंगे, बेनेडिक्ट एंडरसन। ओके, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा क्या देते हैं, जो शिक्षा, मीडिया एवं राजनीतिक समाजीकरण का परिणाम है, ठीक है। आगे देखते हैं,
राष्ट्रवाद के एक विद्वान ने सामाजिक एकजुटता और सामूहिक पहचान के बारे में सोचने के तरीके के रूप में राष्ट्रवाद की धारणा पर जोर दिया। ठीक है, बेनेडिक्ट एंडरसन ने। ओके, बस इनकी बुक को इनकी ये बुक हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वो याद रखेंगे। और इमेजिनरी कम्युनिटी किसने बोला, कल्पित समुदाय किसने बोला, तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने बोला। ओके, यहाँ से ये चीज याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग कि राष्ट्रवाद कैसे कैसे पनपा, कैसे विचार आए, कैसे विचारधारा बढ़ी, क्या है। तो सबसे पहले यूरोप में क्या हुआ, 1968 वेस्टफेलिया ट्रीटी याद रखेंगे, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, ट्रीटी दे देंगे और वेस्टफेलिया दे देंगे, तो 1968 में आया था। ठीक है। वुड्रो विल्सन के 14 प्रिंसिपल राष्ट्रवाद का आधार दिखाई देते हैं। 14 प्रिंसिपल हम लोगों ने देखो आईआर में हम भी देखेंगे, वुड्रो विल्सन को पूछ लेते हैं 14 प्रिंसिपल किसने दिए, तो वुड्रो विल्सन ने दिए। ठीक है। राष्ट्रवाद का विचार वेस्टफेलिया ट्रीटी से माना जाता है। यहाँ से राष्ट्र, राज्य सारे सब कुछ अलग अलग होने लगे थे। ठीक है, यहाँ का लोगों का शोषण हो रहा था, तो राज्य का उदय भी हो रहा था, कई चीजें होने लगी थी यहाँ। तो पूछ लिया जाता है राष्ट्र या राज्य का उदय कहाँ से होता है, तो वेस्टफेलिया ट्रीटी 1668, जैसा कि हमने आपको स्टार्ट में बताया था। ओके, चलिए आगे आते हैं। राष्ट्रवाद मुख्य आध्यात्मिक और भावनात्मक शक्ति है, मतलब स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, है ना। आपकी संस्कृति कैसी है, इमोशनल, कि भाई अगर किसी को कुछ भी हो गया, आपकी संस्कृति मतलब आपके जो कल्चर है थोड़ा इमोशन है ना, आध्यात्मिक है। जो राष्ट्र राज्यों में राज्यों के सभी तत्वों को मजबूत कर रहा है और इनसे राज्य की शक्ति, अधिकार और कार्यों के प्रति लोकप्रिय निष्ठा, वफादारी और वैधता की सुविधा प्रदान करता है। ठीक, मतलब राष्ट्रवाद क्या है, जो भी आपके तत्व हैं उनको एक वैधता देता है कि हाँ ये सत्य है, एक मोहर लगाता है कि हाँ ये वैलिड है। आया समझ में? यहाँ बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, ओके गुलनाज। अकॉर्डिंग टू टाइनवी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे क्या है, उन्होंने राष्ट्रवाद को क्या कहा, राष्ट्रवाद आधुनिक राज्यों का धर्म है। अब इससे समझ लेंगे हम लोग, वो नहीं कहते कई देश हम राष्ट्रवादी हैं, हम हमारे राष्ट्र के लिए ये सुविधा है, संस्कृति हमारी चलेगी, ये सारी चीजें। तो ये क्या, अभी यहाँ से याद रख लेंगे, पूछ लेंगे किसने राष्ट्रवाद को आधुनिक राज्यों का धर्म कहा, तो सीधा सीधा बनेगा टाइनवी। ओके, इसलिए यह आधुनिक राज्यों के लोगों के विचारों और कार्यों का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, बताइए यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? कुछ एलिमेंट देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रवाद के, है ना। सबसे पहले रेसिकल यूनिट, जातीय एकता, मतलब क्या है, यह एक सामान्य उत्पत्ति वाले परिभाषित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूहों के बीच एकता है। क्या है, नाजी काल में जर्मनी में स्पष्ट है, लेकिन राष्ट्रवाद में आमतौर पर एक सांस्कृतिक एकता और विशेष रूप से नस्लीय एकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में किसी भी राज्य में नस्लीय शुद्धता नहीं। जब नाजी जर्मनी था, ठीक है, वहाँ क्या था, राष्ट्र के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे नस्ल के थ्रू एक दूसरे के समूह या एकता के रूप में रहते थे, संस्कृति के रूप में रहते थे कि ये सब हमारे लिए, ये हमारी संस्कृति है। ठीक है, जातीय एकता, नस्लीय, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में ये सब नहीं है। एक राष्ट्र में जाएंगे तो आपको कई सारे मिल जाएंगे, सैलेड बॉयल मिल जाएगा। ठीक है, ये चीजें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, मल्टीकल्चरलिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी जहाँ की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे ये मल्टीकल्चरम, बहुसंस्कृतिवाद क्या है, मल्टीकल्चर। ठीक है, ये सारी चीजें वहाँ पढ़ेंगे हम। यहाँ याद रखेंगे एलिमेंट क्या है, जातीय एकता, लिंग्विस्टिक, मतलब भाषाई एकता, कि भाषा के रूप में लोग जुड़े रहते हैं कि नहीं, बताइए। जैसे आप साउथ में जाएंगे, अगर वहाँ हिंदी जबरदस्ती आप अप्लाई करेंगे तो विरोध में आ जाएंगे, वो कहेंगे तमिल, तो वो भाषाई रूप से एकता है ना, है ना। हमारे हिंदुस्तान में क्या है, हम हिंदू हैं, इस वजह से है एकता, है ना। ये सारी चीजें हैं। तो ये सीधी सी आप लोग यहाँ देख लेंगे, इसे आमतौर पर एक तत्व के रूप में माना गया है, क्योंकि यह विवाद लोगों को उनकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को व्यक्त करने में एकता से बांधता है। ठीक है, जैसे मान के चलो आप है, ठीक, आपकी भाषा सेम, मेरी भाषा सेम, तो बात करने में कम्युनिकेशन अच्छा होगा। अब पता चले हम तमिल हैं और आप हिंदी है, तो कम्युनिकेशन ठीक बैठेगा? नहीं बैठेगा। मैं कुछ कहूंगा, आप कुछ समझेंगे, पहली बात तो समझ ही नहीं पाएंगे आप, है ना।
चलिए आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़ा जाए। चलिए, भौगोलिक एकता, जियोग्राफिकल यूनिटी, सभी लोग अपने मूल्य, विचारों, दृष्टिकोणों और आकार देने में सक्षम है, एक सामान्य जलवायु प्रदान करता है और एक राष्ट्र के पास कमोबेश परिभाषित क्षेत्र। मतलब क्या, अगर आप राजस्थानी हैं तो अच्छे से होगा, है ना। एक भौगोलिक नेचर, एक भौगोलिक जो है ना, उसके कुछ एलिमेंट्स आपके अंदर भी आते हैं, आपके जोग्राफिकल यूनिटी है जो आपकी, है ना, उसके आपके जो एलिमेंट होंगे कुछ आपके आपके अंदर। जैसे पहाड़ी लोग क्या होते हैं, थोड़ी हाइट कम होती है ना। ऐसा ही एक भौगोलिक एकता जो होती है वो अलग ही होती है। पहाड़ी लोग पहाड़ी को अच्छा समझेंगे, समझेंगे, ये सारी चीजें हैं। आम राजनीतिक आकांक्षाएं, कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशन, यह राष्ट्रवाद के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। सांस्कृतिक विविधता वाले बड़े राज्यों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। मतलब अगर आपकी राजनीतिक आकांक्षाएं सेम है तो आप बड़े मुद्दे भी हल कर सकते हैं, आपकी बड़ी जो मांगे हैं वो भी हल हो सकती हैं एक राष्ट्र में। जब आपकी राजनीतिक आकांक्षाएं अलग अलग हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई तो कभी भी नहीं होंगी पूरी। ओके, चलिए यहाँ बताइए, सबको आया समझ में? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं। यहाँ किसी का कोई डाउट तो नहीं है? समृद्धि, आपका कोई डाउट तो नहीं है? निर्मला, गुलनाथ, चोखाराम जी, बताइए जल्दी से। ओके गुड निर्मला, ओके गुड योगी। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ओके ओके गुड गुड। हिस्टोरिकल एंड ट्रेडिशन, इतिहास और परंपराएं। आपका इतिहास इतिहास भी जो है, हिस्ट्री है, तो आपका वो कुछ ना कुछ मायने तो रखता है आपके राष्ट्रवाद में कि नहीं रखता है, बताइए। ये तो कॉमन सेंस है ना, कॉमन बात है। इतिहास और कुछ आपकी परंपराएं जो भी है, रीति रिवाज है। एक सामान्य इतिहास और परंपराएं राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करती हैं, ठीक है, और सभी मजबूत राष्ट्रों की एक मूलभूत विशेषता का गठन करती है, क्योंकि यह एक भावनात्मक एकीकरण विकसित करती है जो राष्ट्रवाद की आधारशिला है। ठीक है, इतिहास और परंपराएं राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करती है, सिर्फ इतना ही। ठीक है, चलिए अब आते हैं इंग्लैंड में कैसे आया और किसके अपोजिट में आया। ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग कि कैसे, कहाँ राष्ट्रवाद आया और कब आया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ याद रखेंगे, इंग्लैंड में सामंतवादी व्यवस्था थी। फ्यूडलिज्म, तो उसके विरोध में आया है कि भाई यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ बंधुआ मजदूरी, गुलाम बनाया जा रहा था लोगों को, है ना, काम कराया जा रहा था और उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा आज़ादी या राष्ट्र, मतलब दूसरे लोग उनको गुलाम बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आज़ादी क्या है, हम लोग भी तो देखें। ये सारी चीज़ें भाई, जब वहाँ से मांग हुई कि भाई हमको भी आज़ाद किया जाए, राष्ट्रवाद आया, राष्ट्र की एक मांग हुई, जैसे इंडिया में है ना कि भाई हमारा भी राष्ट्र होना चाहिए आज़ाद। ऐसा ही वहाँ था सामंतवाद। वहाँ जो बड़े लोग थे, सामंती थे, जो साहूकार थे या जमींदार थे, उनके अंडर जो लोग काम करते थे, उनके द्वारा ये राष्ट्रवाद की मांग उठाई गई। ओके, ठीक है। वहाँ क्या था, तो जो जमींदार थे और चर्च में जो पोप था, ठीक है, चर्च पोप, इन दोनों के खिलाफ हुआ था। ठीक, यहाँ वॉर ऑफ रोज याद रखेंगे, 1485 में हुआ था। ठीक, वॉर ऑफ रोज, ROSE, गुलाब। ठीक है, ओके, यहाँ याद रखेंगे। और एक चीज और याद रखेंगे कि ये विचार कौन सा है, ये आधुनिक विचार था। आधुनिक समय में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, और किसके लिए आया था, ये व्यक्तिगत विकास के लिए आया था। यहाँ इंग्लैंड में व्यक्तिगत, अब अपना खुद का विकास करने के लिए लोग राष्ट्रवाद की मांग कर रहे हैं। जो सामंतवाद के यहाँ गुलाम थे, सामंतवादी व्यवस्था थी, उसके विरोध में आया। जो लोग गुलामी कर रहे थे उन्होंने राष्ट्रवाद की मांग की। क्योंकि क्योंकि अब उन्हें स्वयं का विकास करना था, व्यक्तिगत विकास करना था। ओके, यहाँ सबको आया समझ में?
कब आया? 15वीं शताब्दी के अंत में आया। ठीक है, देखो जब असमानता को स्थायी और प्राकृतिक रूप से उचित ठहराया गया। यहाँ क्या हुआ था, जो असमानताएं थी चर्च पोप में, भाई लोग जो छोटे हैं वो उनका यही काम है, तो इन चीजों को, इन व्यवस्थाओं को हटाने के लिए विरोध में आया था, है ना, इस चीज के विरोध में आया था राष्ट्रवाद। प्राकृतिक रूप से यहाँ उचित ठहरा दिया है कि भाई ऐसा है तो ऐसा ही होगा, लेकिन लोगों को समझ में आया धीरे धीरे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है। ठीक, श्रेष्ठ आचरण, पादरी, मेहनत का, इन सब के लिए बाद में आया। ठीक, चलिए ये समझ में आया सबको? बताइए किसको नहीं आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों अलग अलग भूमिकाओं के साथ थे। कौन कौन थे? श्रेष्ठ आचरण, पादरी और मेहनत का। मेहनत का ये है आपका किसान या जमींदार, ठीक है, जमींदार भी कहते हैं इसे। ये आपका है चर्च पोप, और ये है आपका गुलाम। ठीक है, मेहनत का उसको गुलाम बोलते हैं, हिंदी वाले याद रखेंगे यहाँ। पादरी पोप हो गया आपका, और ये श्रेष्ठ आचरण वाला कौन हो गया? जमींदार। ओके, चलिए ये तीनों की भूमिकाएं अलग अलग थी, तीनों अलग अलग तरीके से आदमी का शोषण कर रहे थे। ठीक है, वॉर ऑफ रोज याद रखेंगे 1448, जिसके परिणाम स्वरूप सामंतवादी अभिजात वर्ग का पतन हुआ। सामंतवादी मतलब फ्यूडलिज्म, ठीक है, इनका अंत हुआ। अभिजात मतलब जो उच्च वर्ग के थे, जिनके पास सत्ता शक्ति थी, उनका पतन हुआ, और कुलीनता और पादरियों को जन्म के आधार पर, योग्यता के आधार पर निचले तबके से बदल दिया गया। ठीक है, इसने एक नई सामाजिक चेतना का निर्माण किया, जो कि राष्ट्रवाद था, जिसने समाज के परिवर्तन क्रम में प्रतिबिंब किया, जिसमें प्रत्येक सदस्य अभिजात वर्ग की गरिमा के साथ साथ समान और स्वतंत्रता का आनंद ले रहा था। ठीक है, अंग्रेजी राष्ट्रवाद व्यक्तिवादी और नागरिक अर्थों में था। राष्ट्रीय पहचान नागरिकता के समान थी। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। भाई अंग्रेज क्या थे राष्ट्रवाद में? कुछ नहीं था वहां पहले। जब बाद में जब अंग्रेजी राष्ट्रवाद आया तो फिर व्यक्तिगत, भाई व्यक्ति अपना विकास करने लगे। ओके, चलिए यहाँ सबको समझ में आया इंग्लैंड का कैसे हुआ विकास? इंग्लैंड में राष्ट्रवाद का कैसे हुआ विकास, समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बताइए जल्दी से। ओके निर्मला, चोखाराम जी आपको आया समझ में? कोमल, गुलनाज, आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं कहो कि भाई सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओके गुड, चोखाराम जी। गुलनाज, कोमल, बताइए जल्दी से। नहीं आया इसका मतलब समझ में? ओके गुलनाज, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में कैसे आया? फ्रांस में राष्ट्रवाद के उभरने से पहले गतिविधि, इसका मतलब ये समझिए, फ्रांस में धर्म के विरोध में राष्ट्रवाद आया, सीधा सिंपल सा समझ लीजिए। ठीक है, बकाया भाषा आप बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक, ओके। यहाँ क्या था, ये भी आधुनिक विचार है, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, फ्रांस में राष्ट्रवाद के उभरने से पहले गतिविधियों में धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों के बीच कोई अंतर नहीं था। धर्म राजनीति थी, राजनीति धर्म था। राजा पोप वाला सिस्टम था कि चर्च राजा मतलब चर्च राजनीति में इन्वॉल्व रहेगी। ठीक है, वो चीज थी। यहाँ धर्म और राजनीति में कोई अंतर नहीं था। लेकिन आधुनिक काल में फ्रांस के समुदाय के रूप में राज्य का धर्मनिरपेक्षीकरण हुआ। फ्रांसीसी लोग और क्षेत्र में एक राष्ट्रवाद के रूप में उभरे। फ्रांसीसी क्रांति हुई ना, एक राष्ट्रवाद के रूप में आए लोग कि भाई अब हमें आजादी चाहिए, धर्म अलग होने चाहिए, राजनीति अलग। फ्रांसीसी राष्ट्रवाद सामूहिक था और जनता और प्रतिनिधियों के बीच असमानता पर आधारित था। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब जर्मनी आ जाता है। जर्मनी में देखो, हीगल का नाम सुना होगा और हार्डर का नाम अभी हम लोग सुन के ही आ रहे हैं। यहाँ क्या था, ये लोग लॉजिकल थे, लॉजिकल नहीं थे, किसी चीज का लॉजिक नहीं था। ये कहते थे राज्य पर ईश्वर का अवतरण होगा, पता नहीं कब होगा, ईश्वर अवतार लेगा, ईश्वर जन्म लेगा। तो जब जनता भाई काफी टाइम तक ये देखती रही ईश्वर का जन्म हुआ नहीं, तो फिर क्या हुआ, लोगों ने आंदोलन किए कि भाई ये लॉजिकल तो है नहीं आपका कुछ। लॉजिक भाई कब तक चलेगा, जब तक आपका लॉजिक एक तर्क होगा, आपका बढ़ता जाए तो ठीक है। कोई भी चीज आप जब विश्वास करेंगे, जब उसमें वो लॉजिकल होगी होगी तभी तो आप विश्वास करेंगे। इनका कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आए। ईश्वर राज्य पर अवतरण लेगा, ठीक है, राज्य पर जन्म लेगा, तो किसी को ये चीज समझ में नहीं है। और लोगों ने क्या किया भाई, राष्ट्रवाद के प्रति आंदोलन किया। सॉरी, इस जो आपका ईश्वर के प्रति भाई लॉजिक था नहीं इनकी बातों में, तो इसके प्रति आंदोलन किया, इसके विरोध में यहाँ राष्ट्रवाद आया। ठीक, ये याद रखेंगे। कब तक चलेगा भाई, जब तक आपकी चीजें लॉजिकल नहीं होंगी तब तक नहीं मानेंगे ना। ये कहते थे कि भाई राज्य ही सब कुछ है, आपको राज्य के सारे नियम मानने होंगे, चाहे राज्य गलत कहे चाहे सही। ये सारी चीजें जब हम लोग WPT में हीगल को पढ़ेंगे तब वहाँ और अच्छे से समझ में आएगा। अगर जिसने एक बार भी पढ़ा है, कोमल और गुलनाज आप लोगों ने एक बार एग्जाम दिया है तो आपने पढ़ा होगा, है ना, आप लोगों को आ रहा होगा ये चीज समझ में। और जिसने नहीं पढ़ा है या जिसने नहीं दिया है, उन्हें हम WPT की क्लास में समझाएंगे। इसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्लास बची हैं कंपैरेटिव की, 2-3 क्लास बची हुई हैं कंपैरेटिव की। उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे और WPT स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं आगे। यह प्रबोधन मतलब ज्ञानोदय, लोगों का ज्ञान विकसित हुआ, ठीक है, एनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय भी बोलते हैं इसे। ठीक, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी और बाधे भी थे जो मोहभंग और असंतोष का कारण बने, क्योंकि बुद्धिजीवियों की संख्या बढ़ने लगी, साथ में गरीबी और बेरोजगारी भी थी। जब भाई समाज में बुद्धिजीवी जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो बढ़ने लगे, तो वो कहेंगे भाई कैसे, कौन आएगा, ईश्वर कहाँ से आएगा, ये भी तो बताओ हमें। और इन चीजों का उनके पास जवाब नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से विरोध में राष्ट्रवाद का उत्पन्न या राष्ट्रवाद आया, है ना। इसलिए शिक्षित बुजुर्गों द्वारा इसके खिलाफ प्रतिक्रिया को स्वच्छंदतावाद कहते हैं। ठीक है, रोमांटिसिज्म, ये याद रखेंगे, यहाँ पूछ लेंगे। शिक्षित बुजुर्गों द्वारा मतलब जो इनके जर्मनी में लॉजिकल मतलब लॉजिक नहीं था हीगल के प्रति या हार्डर के प्रति, हार्डर के विचार के प्रति जो प्रतिक्रिया या खिलाफ जो वो आए ना विचार शिक्षित बुजुर्गों को, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म, जिसने तर्क संगत आत्म को रचनात्मक आत्म के साथ बदलने की मांग की। ठीक है, कि भाई क्रिएटिव होना चाहिए कुछ, ठीक है, रैशनल होना चाहिए, तर्क संगत है ही नहीं आपकी चीजें तो उनको तर्क संगत होना चाहिए। ओके, अच्छा नहीं दिया बोलना, चलिए कोई बात नहीं। चलिए आगे आते हैं। जर्मन राष्ट्रवाद में एक जातीय समुदाय की सदस्यता प्राकृतिक संबंधों द्वारा निर्धारित की गई, जो जन्मजात और परिचित नहीं हो सकते थे। जातीय समुदाय और जातीय समुदाय की सदस्यता और प्राकृतिक संबंधों द्वारा निर्धारित की गई, मतलब उनका एक बनाया गया स्ट्रक्चर कि भाई कैसे कैसे क्रांति होनी चाहिए राष्ट्रवाद के प्रति। ओके, चलिए यहाँ याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग टाइप पढ़ लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के प्रकार। तो सबसे पहले लिबरल नेशनलिज्म, उदाहरण सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। इनमें कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार। जब हम लोग उदारवाद विचारधारा पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जब आइडियोलॉजी पढ़ेंगे वहां और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। ये कहते हैं सिर्फ राज्य का काम इतना है, इस राष्ट्रवाद में क्या है, राज्य का काम सिर्फ इतना है, राज्य हमारी
आंतरिक सुरक्षा करेगा, बाहरी सुरक्षा करेगा, लेकिन हमारे काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ना आर्थिक करेगा, ना व्यक्तिगत, ना राजनीतिक, ना किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसे क्या बोला? राज्य सीमित रहेंगे। तो यहाँ याद रखेंगे सबसे पहले कब हुआ? 19वीं सेंचुरी में उभरा। ठीक है। 3 मूलभूत विशेषताएं हैं इसकी। क्या है? एकीकृत क्षेत्र में लोगों और संस्थानों पर अंतिम कानूनी और राजनीतिक अधिकार। आर्थिक प्रणाली, राज्य के अधिकारों और लोगों के बीच सांस्कृतिक एकरूपता। यह सभी प्रकार के विदेशी प्रभुत्व और उत्पीड़न का विरोध करता है और स्वशासन की वकालत करता है। मतलब क्या हुआ? स्वशासन, खुद के नियमानुसार चलेंगे, जो सब लोगों ने बनाए हैं उनके अनुसार चलेंगे। ठीक है। लेकिन राज्य हम लोगों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये इनकी विचारधारा कहती है। यहाँ देख लेंगे, मानवता अलग अलग राष्ट्रों राज्यों की विभाजित करता है। ये इनकी विशेषताएं 3 क्या है? एकीकृत राष्ट्र के लोगों और संस्थानों के अंतिम कानून और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक प्रणाली और सांस्कृतिक एकरूपता। ये चीज यहाँ याद रखेंगे। ओके। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? समझ में आया? योगी, गुलनाज, कि नहीं आया? बताइए। ओके गुड योगी। गुलनाज आपको, कोमल, चोखाराम जी, नालिन, नितिन, इंदु सेन। ओके निर्मला, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, किसी का अगर बीच में कोई डाउट हो तो आप हमें बता दें। ठीक है। मैं बीच में इसलिए मैं कमेंट देखता रहता हूँ कि भाई आप लोगों का कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट हो आपका बता दीजिएगा, है ना? मैं रुक के देख लूंगा उसे। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रेसिव मतलब क्या होता है? आक्रामक। इसमें क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। कौटिल्य को आपने पढ़ा? बताइए किस किसने क्लास देखी थी कौटिल्य को? बताइए। सिंपल सा है ये, अग्रेसिव, आक्रामक राष्ट्रवाद। जिसने कौटिल्य को पढ़ा है, मैंने क्लास पढ़ाई है, क्लास में पढ़ाया है। कौटिल्य यथार्थवादी हैं। कौटिल्य हरदम क्या चाहते हैं? राजा का सबसे पहला कार्य कौन सा है? बताइए। राजा का पहला कार्य कौन सा है कौटिल्य के अनुसार? इसका मतलब पढ़ाई हो नहीं रही है किसी की। क्लास देखी थी तो उसका मतलब बताइए क्या है? कौटिल्य के अनुसार राजा का प्रथम कार्य। देखिए, जितनी मेहनत हम करते हैं क्लास बनाने के लिए, उतनी आप भी कीजिए, अच्छा होगा, है ना? ओके गुड योगियन, वेरी गुड। गुलनाज, आमत्य क्या है? राज्य के अंग है ना गुलनाज? थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, कोई भी डाउट हो पूछ लो। डाउट के लिए कभी मना तो है नहीं, फिर क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? ओके गुड गुलनाज, आ गया याद आपको? राज्य को बढ़ाना, राष्ट्र विस्तार, सबसे पहले राजा का कार्य है। अपने बगल वाले पर कब्जा करना, ना? तो ये वहीं से लिया। चलिए, इस प्रकार का राष्ट्र साम्राज्यवाद में बदल जाता है और इसने राष्ट्रीय गौरव और सैन्य जीत को मानने के लिए देशभक्ति का उत्साह बढ़ाया, क्योंकि यह युद्ध का कारण और उत्पादन दोनों है। यह सामाजिक एकता, व्यवस्था और स्थिरता के लिए खड़ा है और सार्वभौमिक आत्मनिर्णय के लिए खड़ा है। मतलब क्या है? आपने सुना है साम्राज्यवाद मतलब क्या है? वो राज्य के अंदर सब है, राज्य से बढ़कर हमारा कुछ नहीं है, हम राज्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय गौरव, सैन्य जीतना, राष्ट्र का विस्तार करना। ठीक है। ये सारी चीजें अगर कौटिल्य को पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा। ठीक। आक्रामक क्या है? भाई अपने बगल वाले पर आक्रमण करके कब्जा कर लेता, अपने राष्ट्र का विस्तार करता रहता है। ठीक है। सिंपल सा याद रखिएगा। अब आता है रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव नेशनलिज्म। विचारधारा भी पढ़ेंगे हम लोग कंजर्वेटिव। तो हमें बताइए रूढ़िवादी क्या है, कंजर्वेटिव क्या है? बताइए कोई भी, गलत सही कुछ भी हो बताइए।
चोखाराम जी आप बताइए। नालिन, नितिन, कोमल, योगी। देखो निर्मला, अगर गलत भी बता रहे हैं तब भी बताइए, कुछ तो बताइए भाई। ऐसे काम नहीं चलेगा कि भाई क्लास में आए, क्लास देख रहे हैं, कुछ जवाब दीजिए, है ना। ट्रेडिशनल थॉट, ओके समृद्धि, गुड। जो सदियों से चला आ रहा है, गुड। गुड कुलराज, ओके गुड। चोखाराम जी आप बताइए। ओके गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब भाई इतना बताओ, मैं आज की क्लास में पढ़ाने के लिए था क्या? कुछ भी नहीं था अगर देखा जाए। आप सभी लोग इतने इंटेलिजेंट हैं ही पहले से, है ना। चलिए समझ लेते हैं इसे थोड़ा बहुत। भाई परंपराएं और इतिहास पे विश्वास करते हैं। जो परंपरा से चला आ रहा है वही मानते हैं ये लोग। भाई जो है ये लोग क्या कहते हैं, इसे हम पहले रेजर कर देते हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे राष्ट्र में जो परंपरा से चला आ रहा है वैसा ही चलना चाहिए, हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। ठीक है, आधुनिक रूप से हमें नहीं बदलना है, हम जैसे हैं वैसा ही होना चाहिए। अगर हमारे उसमें जो हमारी परंपराएं या रीति रिवाज है उनमें अगर आप बदलाव करेंगे तो हमारे लिए गलत हो जाएगा, हमारे लिए पता नहीं कौन सी प्राकृतिक आपदा आ जाए, है ना। ये सारी चीजें हैं। ठीक। तो इतिहास परंपरा के लिए इसकी अपील की विशेषता, क्योंकि यह इसका प्रतीक है। पारंपरिक संस्थानों और जीवन के तरीके का संरक्षण का समर्थन किया। ठीक है, कि भाई हम इसे कैसे भी किसी हालत में नहीं बदलेंगे। यह सहिष्णुता में विश्वास रखता है, आपस में भाईचारा, ये सारी चीजें में ये लोग विश्वास रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है उपराष्ट्रवाद, सब स्टेट नेशनलिज्म, एंटी कॉलोनिज्म, उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद। अच्छा इसे हमने कल ही पढ़ाया था, आप लोग बताइए क्या था ये, बताइए जल्दी से। उपनिवेशवाद कल पढ़ाया था, कंपैरेटिव में ही पढ़ा था। कॉलोनिज्म, कॉलोनी एंड डी कॉलोनी, कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद और बी उपनिवेशीकरण। ठीक है, कॉलोनियलिज्म एंड डी कॉलोनिज्म। ठीक है, बताइए एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म क्या है, ये किसका विरोध करते हैं? अगर आप लोग बता देंगे अभी हाल तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ 1 मिनट में। गलत कुछ भी बताइए, अगर जिसने बताया समझ लो वो कल की क्लास देखा है, पढ़ा है वो दोबारा से। जिसको नहीं आया समझ में तो समझ लो नहीं आया। देखो आपको इसलिए कंपैरेटिव कठिन लगता है क्योंकि आप लोग प्रॉपर क्लास अगर देखते चले जाएंगे, जिस दिन पढ़ाया उसी दिन पढ़ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है, एक क्लास दूसरी क्लास से इंटरलिंक है। ठीक है, नो, योगी अनु सुशासन का विरोध क्यों करेंगे? यस चोखाराम, किसी देश के अधीन, हाँ कह सकते हैं। समझाते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसे, बताइए जल्दी से। और बताइए, गलत बताइए सही बताइए। कोमल, कोमल अगर आपको गलत भी पता है तब भी बताइए, लेकिन बताइए जरूर, है ना। बताइए जल्दी से। देखो ये राष्ट्रवाद जो है ये क्या कहते हैं, एंटी कॉलोनिज्म, ये लोग उपनिवेशवाद, उपनिवेश का विरोध करते हैं कि भाई
हमारे में जो भी ब्रिटिश कॉलोनी है या ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर कब्जा किए हैं भारत में, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल देते हैं, भारत एक देश है, राष्ट्र है, तो वो किसका विरोध करेगा? हमारे में कोई साम्राज्य नहीं आना चाहिए, कोई हमारे ऊपर अधीन नहीं होगा, ठीक है? उन चीजों का विरोध करते हैं ये उपनिवेशी, उपनिवेश विरोधी, ठीक है? आया समझ में? अब सब स्टेट नेशनलिज्म ये क्या होता है? ये इसमें क्या है, जो देश है भारत, उसमें एक राज्य दूसरे राज्य को गुलाम बनाने की कोशिश करता है, ठीक है? क्या है? जैसे मान के चलो, सॉरी, उसमें क्या है, उपराष्ट्रवाद, जैसे मैं भारतवासी हूँ या मैं भारतीय हूँ, कोई कहता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए आप कहाँ के, तो आपसे आप कहेंगे मैं राजस्थान का हूँ, मैं राजस्थानी हूँ। कोई कहेगा मैं गुजराती हूँ, मराठी हूँ, उड़ीसाई हूँ, उड़ियाई हूँ, है ना, मैं झारखंडी हूँ। ये सारी चीजें नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं भारतीय हूँ। तो यहाँ उसे अपने स्टेट से लगाव है। अगर अपने स्टेट के अंदर पूछेंगे, अपने देश के अंदर पूछेंगे, और यही बाहर जाएंगे तो क्या कहेंगे? हम भारतीय है ना। अगर हम किसी और देश में जाएंगे तब हम क्या कहेंगे? हम भारतीय। सब स्टेट, यह संसाधनों के असमान वितरण का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप असमान विकास होता है, जो असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करता है, और धन के अधिक समान वितरण को सुरक्षित करने के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से अविकसित क्षेत्र असमान विकास या प्रगति के असंतुलन को दूर करने के लिए राष्ट्रवाद की राजनीति को गले लगाता है। मतलब क्या है? जब दो राज्यों में अलग अलग वितरण होगा, समान संसाधन नहीं होंगे, तो असमानताएं फैलेंगी। और उन चीजों को बढ़ाने के लिए, जैसे मान के चलिए राजस्थान है, ठीक है, तो वो कहेंगे हम राजस्थानी हैं, और हम किसकी मांग करेंगे? हम राष्ट्रवाद की मांग करेंगे, हमारे में ये संसाधन नहीं है, ये होने चाहिए। या वो कहेंगे हमें आप अलग राज्य बना दो, तो हम अपना विकास खुद कर लेंगे, कम से कम कुछ तो होगा हमारे अंदर, ठीक है? हमारे अंदर जो भी रिसोर्स होंगे उनके ऊपर हमारा कब्जा तो होगा, हमें इक्वलिटी तो आएगी हमारे संसाधनों में, कम से कम हमारा विकास समान तरीके से तो होगा। तो यहाँ सिर्फ याद क्या रखना है, यही रखना है कि भाई उपराष्ट्रवाद में क्या है, मैं भारतवासी हूँ, ये है सारी चीजें, ठीक है, मैं राजस्थानी हूँ ना। संसाधनों के असमान वितरण का परिणाम है उपराष्ट्र उपराज्य राष्ट्रवाद। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस भाषा को पढ़ लेंगे, यहाँ नहीं आएगा समझ में। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें बताइएगा। यहाँ किसी का कोई डाउट है? बताइए। यहाँ किसी कोई भी स्टूडेंट का कुछ भी डाउट है? निर्मला, कोमल, गुलनाज, समृद्धि, चोखाराम जी। ओके, गुड चोखाराम जी, चलिए आगे बढ़। अब आते हैं यूरोपीय राष्ट्रवाद, ठीक है। यूरोपीय राष्ट्रवाद एक वैचारिक प्रेरणा थी जो सदियों से चली आ रही थी, ठीक है। यूरोप को बदल दिया कैसे? नागरिक संबंधों पर जोर देने के लिए, सामाजिक राजनीतिक आधार को बदलने के लिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए क्रांतिकारी संघर्ष द्वारा फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। जब यूरोप में चल रहा था, यूरोप में भाई सामंतवाद था, तो उनके खिलाफ आया, ठीक है। कैसे आया? उनमें तीन चीजें, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के खिलाफ क्रांतिकारी हुई, मतलब इन चीजों को लाने के लिए राष्ट्रवाद आया। यूरोप में राष्ट्रवाद के तीन उदाहरण हैं, जिनको हमने आपको बताया है, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। पढ़ा है पीछे? बताइए। पीछे हमने आपको बताया ये चीजें, यूरोप में कैसे आया राष्ट्रवाद। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? समृद्धि, निर्मला, नितिन, नालिन, गुलनाज। ओके निर्मला, गुड। यहाँ बताइए, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? गुलनाज, आपका डाउट है? कोमल, आपका कोई डाउट? ओके गुलनाज, वेरी गुड।
चलो, नोट्स आपको मिल ही रहे हैं प्रॉपर, है ना? आप लोगों के पास एक फीडबैक फॉर्म आया होगा, आया है? तो उसे फिल करके आप जो भी रेटिंग बनती है उसे दीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, समझ में आता है उसी हिसाब से दीजिएगा। ओके, मेरी तरफ से क्या रिपीट करना है योगी अनु, बताइए। योगी अनु, क्या रिपीट करना है? यूरोप वाला? अभी मैंने पीछे बताया तो है, सामंतवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद आया है। तीनों देशों के बारे में चर्चा की, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, है ना? फ्रांस में धर्म धर्म के, और जर्मनी में लॉजिक, हीगल और हाइडर के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। वो कहते हैं राज्य ईश्वर का अवतरण है। इंग्लैंड में सामंतवाद के खिलाफ। का रसवत क्या कह रही है, समझ में नहीं आ रही होगी। योगी अनु क्या कह रही है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। का रसवत क्या है? योगी अनु, आ गया समझ में आपको? यस, बताइए क्या हुआ। चलिए, ओके, गुड, वेरी गुड। मेरी तरफ से सेशन खत्म हो चुका है, आप लोग लीव कर सकते हैं। और याद रखिएगा, आप लोग फीड फॉर्म प्लीज फिल कर दीजिएगा, ठीक है? किसी का कोई भी डाउट हो तो आपको पता ही है, डाउट सेशन में या फिर व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। ओके, गुड गुल्हान। शॉर्ट में था, इतना शॉर्ट हमको पता नहीं है भाई। चलिए, कोई बात नहीं। ओके, बाय, गुड नाइट। चलिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना? ख्याल रखिएगा अपना। ओके, बाय बाय। जिसकी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। 2-3 मिनट और वेट करते हैं हम क्लास में। ओके, बकाया लोग जा सकते हैं। जिनके डाउट सॉल्व हो चुके हैं वो लोग जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू। ओ निर्मला, आप कह रही हैं नोट्स कैसे बनाए ना? देखो निर्मला, नोट्स आपको बहुत कम बनाने हैं। मैंने आपको पीडीएफ मिल ही रहा होगा, मिल रहा है, ठीक है? उसे पढ़िएगा। और उसमें जो कमी लगती है, जो मैं क्लास में एक्स्ट्रा देता हूँ, ठीक है? अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन या एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, उसे नोट करते रहिए उस नोट्स में। ऐसे नोट्स बन जाएंगे आपके सिंपल से। और जिन शब्दों को आपको समझने में कठिनाई होती है, यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उनको आप अपनी भाषा में नोट कर लीजिएगा कि कैसे इस शब्द को हम याद रखें, है ना? ये नोट्स बनाने का तरीका है। और ये मत रखिएगा कि सर मैं इनको सजा के ये करूँ वो करूँ। अब टाइम नहीं है आपके पास कि नोट्स हम सजा के बनाएं। पीडीएफ आप प्रिंट कराइए, उसी पे आप एक्स्ट्रा नॉलेज लिखिएगा, ठीक है? जो क्वेश्चन हम बताएंगे अब जैसे ही हमारा यूनिट खत्म होगा हम लोगों का, वैसे ही क्वेश्चन बताएंगे। जो क्वेश्चन ना आए समझ में, उनको आप नोट कीजिएगा, नोट्स बन जाएंगे, ठीक? नोट्स का मतलब ये नहीं कि आपको सजाना है, उन्हें सजा के बनाना है। ब्लैक या ब्लू पेन से किसी से भी बनाइए, बस आपको समझने आने चाहिए। नोट्स का मतलब है आप समझें, दूसरे को ना समझाएं।
ठीक है, चलिए ओके निर्मला। और किसी का कोई डाउट है? चलिए ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, आप सब लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय।